नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 5 की पंचायत में। मैं हूं निखिल सिंह और दिल्ली में चुनाव है, सियासी पारा गर्म है और ऐसे में नेताओं के बयानों के तीर लगातार चल रहे हैं। लेकिन एक दूसरे की लानत मलानत करने के फेर में कई बार नेता ऐसा कुछ कह देते हैं जिससे सियासी तूफान खड़ा हो जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इस बयान के मायने क्या है और इसको कहने की जरूरत क्या थी। कुछ ऐसा ही विवादित बयान राहुल गांधी ने दिया है। दरअसल वो आरएसएस बीजेपी से लड़ते लड़ते देश के खिलाफ लड़ने की बात करने लगे। कम से कम उनके बयान से यही मतलब निकाला जा रहा है। वो कहना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे दरअसल वही जाने। लेकिन नई दिल्ली में कांग्रेस के नए जो ये उद्घाटन हुआ, जो नया मुख्यालय था, उसके दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ आरएसएस और बीजेपी से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है। इंडियन स्टेट को लेकर दिए गए बयान पर अब बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी का बयान देश को तोड़ने वाला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल का यह बयान ऐसा है जिससे हर भारतीय नागरिक को ठेस लगी है और ऐसे बयान से जो राहुल गांधी ने दिया है वो भारतीय संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता है। बीजेपी कांग्रेस नेता की मानसिकता पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल पहले से ही देश विरोधी रहे हैं और केवल ये दिल की बात पहली बार उनके जुबान पर आ गई है। दरअसल राहुल गांधी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात का जवाब दे रहे थे, जिसमें भागवत ने कहा था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर देश भर में मनाया जाना चाहिए अगली बार से। संघ प्रमुख ने कहा था कि भारत की सच्ची आजादी इसी दिन स्थापित हुई थी। इसके लिए कई शताब्दियों तक परिचक्र का सामना करना पड़ा था। मोहन भागवत कहते थे कि राम मंदिर आंदोलन भारत के स्व को जगाने के लिए किया गया आंदोलन था, जिसमें देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके और दुनिया को रास्ता दिखा सके। राहुल गांधी इसी बात का दरअसल जवाब दे रहे थे जब उन्होंने चुनाव आयोग से बात की शुरुआत की। उन्होंने विधानसभा चुनावों का हवाला दिया और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर फिर से सवाल उठाए चुनाव आयोग पर। राहुल गांधी के बयान के मायने निकाले जाने लगे। दरअसल ये बात कहते कहते वो आरएसएस और बीजेपी पर आए और बीजेपी से उन्होंने कह दिया कि दरअसल आरएसएस और बीजेपी से ही हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई है। इंडियन स्टेट से क्या मायने हैं, इस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। और बीजेपी से ही इनको सिर्फ चुनौती नहीं मिल रही है, बल्कि उनके साथ खड़े जो दल हैं, जो कभी इंडिया गठबंधन के साथी हुआ करते थे, वो भी उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो आज 5 की पंचायत में इसी विषय पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करें और बताएं कि दरअसल ये जानें कि राजनीतिक दलों का और राजनीतिक विश्लेषकों का इस पूरे बयान पर क्या मायने हैं, क्या इसके अर्थ हैं। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इस जो बयानों के तीर चले हैं इस दौर में, और राहुल गांधी का जो बयान रहा है वो क्या रहा है और उसके जवाब में जो प्रतिक्रियाएं रही हैं वो क्या रही हैं। आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं। पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने
इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। आरएसएस के मुख्य भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आजादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आज़ादी का दिन। फाइटिंग द स्टेट तो सिर्फ ये नक्सलाइट्स करते हैं, वो जो मतलब आर्म्ड इंसरेक्शन, क्या उसका वो इरादा है? जो उन्होंने कहा, इट नीड्स टू बी सिवियरली कंडेम्ड। इफ एनी पॉलिटिकल लीडर, and that too coming to from a party which has produced so many prime ministers, पंडित जी से लेके इंदिरा जी, उसके बाद राजीव जी, और आप बनना चाह रहे हो और आपकी तो अगली पीढ़ी जो है तैयार हो रही है, आपकी तो यू डोंट हैव अ नेक्स्ट जनरेशन बट प्रियंका जी हैज, प्रियंका जी भी पॉलिटिक्स में, उनका बेटा भी तैयार हो रहा है। तो एक तरफ तो यू वांट टू ले क्लेम टू द हाईएस्ट ऑफिस, हाईएस्ट इलेक्टेड ऑफिस इन द country in a democratic system, और साथ में आप इंडियन स्टेट के साथ खिलाफ लड़ रहे हो। I put a challenge clearly in front of the Election Commission, and I said clearly to the Election Commission through that meeting that it is your duty to make the voter list transparent to the opposition. Why will it damage the Election Commission to give us this list? And why are they not giving us this list? It is the duty of the Election Commission to provide transparency in elections. आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए, जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है, अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। अगर हम लोग को सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके जवाब मिलने चाहिए। तो जो संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल होना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि बीजेपी मोदी से लड़ते लड़ते, बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते वो देश विरोध में उतर आए। वो देश से लड़ रहे हैं, वो भारत और भारत के राज्य से ही लड़ रहे हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग और सोरोस द्वारा स्पॉन्सर्ड उद्योग बन चुका है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें और इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ विजय शर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा जी, बहुत स्वागत है। सैयद जवाद जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस की नीतियों से वो दरअसल सहमत रहते हैं। तो सैयद जवाद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ
नवीन दुबे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। नवीन दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई, दरअसल जो ये शब्द आया है कि आई विल फाइट द इंडियन स्टेट ऑल्सो, इसी पर सारा बवाल है। अगर हम राहुल गांधी की बात से स्टार्ट करें, दिल्ली के चुनावों पर भी बात हो जाएगी, लेकिन राहुल गांधी की बात से शुरुआत करना चाहें तो इंडियन स्टेट से लड़ने से क्या तात्पर्य है और क्यों बीजेपी इसको लेकर के इतना हमलावर है? तो शुरुआत विजय शर्मा जी आपसे ही, कि आप समझाइए कि इस जो वर्ड है इससे दिक्कत क्या है, क्या तात्पर्य है आपका? देखिए निखिल जी, कोई भी भारतीय नागरिक इस जो ये बयान इन्होंने दिया है इसके ऊपर कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। और इसका मतलब क्या होता है? वो तो एलओपी है। आप मुझे बताइए किस तरह की गैर जिम्मेवार भाषा बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनके खिलाफ जो अभी बीएनएस बना है, हमारा नया बना है, उसके सेक्शन 152 पढ़े, 7 साल तक की सजा है जिस तरह की इन्होंने भाषा बोली है। इंडियन स्टेट क्या होता है बताइए आप मुझे। तो और ये एक बार नहीं है, ये संयोग नहीं प्रयोग है। ये इनके ट्विटर हैंडल से कभी जम्मू कश्मीर का हिस्सा गायब हो जाता है, कभी इनकी जो कांग्रेस की महिला विंग है उनके वहां से पूर्वोत्तर गायब हो जाता है, कभी इनके अंकल जो सैम पित्रोदा है वो नस्लीय टिप्पणी कर देते हैं, किसी को अफ्रीकी मूल के उसमें दिखा देते हैं कि भाई उनकी तो शक्ल ऐसे मिलती है, किसी को यूरोप अंग्रेजों से मिला देते हैं, किसी को किसी से मिला देते हैं। तो ये एक बार थोड़ी है, संविधान को तार तार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं तो क्या देश विरोधी बातें करते हैं वहां। ऐलान उमर कौन है आप मुझे बताइए। अमेरिका में इनके जो एक प्रोग्राम था, किसने ऑर्गेनाइज किया? वो पूरे आरोप है, पाकिस्तानी आईएसआई जो है उनका एक ग्रुप है उसने किया है। उस आरोप के ऊपर ये कुछ नहीं बोलते हैं और वहां जाके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में भारत में, और यूरोप और उसको अमेरिका को दखल देना चाहिए। डोकलाम पे हमारी सेनाएं आमने सामने खड़ी होती है, ये चीनी एम्बेसडर से चुप चुप जाके मिलते हैं। हमारी सेना वहां गलवान में लड़ती है, 20 जवान हमारे शहीद होते हैं, 43 जवानों को हम वहां के मार डालते हैं और ये कहते हैं हमारी सेना पिट के आ गई है। ये सेना वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक करती है, ये प्रूफ मांगते हैं। आप मुझे बताइए कितने ये इतने हैं कि आप पढ़ेंगे तो सारी की सारी डिबेट इसी पे चली जाएगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने किस तरह के भाषण दिए थे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसी का एक्सटेंशन है ये जो सारे बयान उन्होंने दिए थे, आज का ये जो बयान है इंडियन स्टेट वाली जो बात है, यानी कि देश के खिलाफ लड़ाई की बात जो आप कह रहे हैं वही सही है। ये एक्सटेंशन नहीं, ये जानबूझ के है। ये एक और कदम है इनका आगे, इस तरह की भाषा बोलने का, जहरीली भाषा बोलने का, ठीक है, देश के विरुद्ध जो है। ठीक है, ठीक है, सही है जवाब। इसका जवाब देंगे आप, क्योंकि ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई आरएसएस और बीजेपी तक तो ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी तक भी ठीक है, लेकिन आप अपने देश के खिलाफ ही लड़ने लग गए। कैसे इसको प्रोटेक्ट करेंगे, इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे? आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होकर के आ रही है, एक बार अपना कनेक्शन दोबारा चेक कर ले सैयद जवाद जी। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, हम दोबारा देखते हैं कि शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा। आपके पास दोबारा आएंगे, नवीन दुबे के पास जाएंगे। नवीन दुबे, आप सहमत हैं राहुल गांधी के बयान से? देखिए ऐसा है, आप राजनीतिक पार्टी हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप इस देश के अंदर एक नोन फेस हैं, कोई नया चेहरा नहीं है, नए नहीं है राजनीति में। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश के अंदर पार्टी, जिस पार्टी को आप बिलोंग करते हैं वो राज करती हुई आई है, इस देश को उसने चलाया है। आजादी की लड़ाई में भी अपनी कुर्बानी दी है कांग्रेस के लोगों ने, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है कि आपने जो बयान दिया कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, मैं बिल्कुल भी इस बयान का समर्थन नहीं करता हूं और बिल्कुल इसकी मजम्मत होनी चाहिए। आप देश के अंदर पार्टियों से लड़िए, विचारधाराओं से लड़िए, लेकिन आप देश से नहीं लड़ सकते, आपको लड़ना भी नहीं चाहिए। अपने ही देश से कौन लड़ेगा भाई, पहली चीज। दूसरी चीज आती है, इसी तरीके का एक बयान आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने दे दिया कि साहब श्री राम जी की हमें देश को आजादी उस दिन मिली। क्या मजाक बना दिया आपने। लाखों जो क्रांतिकारी इस देश के मरे हैं, जिनने अंग्रेजों से लड़के अपने प्राणों की बाजी लगाई, जाने दे दी, शहादत ली और अपने परिवार को नहीं देखा। आज आप उनकी शहादत के मूल को
तुच्छ करके रख दिया मोहन भागवत ने, केवल इसलिए। धार्मिक आस्था एक डिफरेंट विषय है, राष्ट्र एक डिफरेंट विषय है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा निखिल जी, आप राष्ट्र आपकी बात पे, ये मोहन भागवत वाली बात पे मैं चाहता हूं कि अवधेश कुमार जी इसको क्लियर करें कि क्या मोहन भागवत दरअसल अवधेश जी, आपसे दो सवाल थे। मेरे मन में था कि आपसे पूछेंगे कि इसके जो राहुल गांधी का बयान है, इसके मायने क्या है, वो क्या दरअसल कहना चाह रहे हैं और कहाँ पे उनका निशाना है, ये तो आप बताएं ही। लेकिन जब एक प्रश्न नवीन जी ने उठा दिया है कि जो मोहन भागवत ने कहा वो भी ठीक नहीं था, क्या मोहन भागवत इसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहते थे कि लाखों जो कुर्बानियां हुई हैं उनकी बात ना करें हम, और जो स्व को जगाने की बात करते वो, क्योंकि जो उनका स्टेटमेंट आया कि स्वतंत्र तो हम हैं लेकिन हमारा स्व जो है उसका जो आंदोलन है उसकी अब शुरुआत हुई है। अब देखिए, दुबे जी तो आम आदमी पार्टी के नेता है। मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की आंदोलन के समय के ऐसे 10 भाषण निकाल दीजिए। मैं अरविंद केजरीवाल जी के अन्ना हजारे के आंदोलन के समय, अन्ना हजारे के समय के भाषण निकाल दीजिए, वो कोट कर कर के इस बात। मोहन भागवत के बयान पर निखिल जी ने सवाल पूछा, सुनिए ना भाई, बता रहा हूं। अरे भाई सुनिए, आ रहा हूं भाई। ऐसा है वो, जरा वो भी भाषण ऐसा है कि पहले दो बातें यहां समझने की है जी। कोई भी व्यक्ति इस देश में अगर 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतंत्रता आजादी नहीं मिली, वो मानेगा तो उसको ये माना जाएगा कि वो कहीं न कहीं मानसिक रूप से उसको समस्या है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतने वर्षों से 99 अब 100 साल का संगठन है। मोहन भागवत इस समय तो एक स्टेट्समैन की तरह बाकी विवाद जितना पैदा करिए, हर कठिन अवसरों पर देश के सामने आकर के अपने लोगों को भी, विरोधियों को भी, दोनों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश का हित कहाँ है। तो ऐसा व्यक्ति कैसे कह सकता है, जिसका स्वयं जो है संस्थापक जो है अनुशीलन क्रांतिकारी समिति का अध्यक्ष रहा हो, जो स्वयं जो है सरसंघ चालक पद को छोड़ करके और सत्याग्रह में भाग लेने गया हो, तो वैसा उन्होंने जो कहा है वो ये है कि 15 अगस्त 1947 को देश को ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। जी। और ये फैक्ट है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन उस स्वतंत्रता की दिशा और उसका असली उद्देश्य संविधान के गठन के समय स्पष्ट नहीं हुआ। यानी संविधान में बातें आई, लेकिन उसका उद्देश्य तो स्पष्ट तब होता जो आप पहचानते कि भारत को स्वतंत्रता क्यों मिली है, मतलब हम क्या है। गांधी जी ने जो उनका अंतिम दस्तावेज है 29 जनवरी 1948 का, और ऐसे अनेक जगह उन्होंने बोला है, उसके पहले भी आजादी के बाद उन्होंने कहा कि 15 हमको अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, लेकिन देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए उससे ज्यादा संघर्ष और परिश्रम की जरूरत है। जब बिरला जी ने उनको घर दिया तो बोले कि देखो बिरला, तुमसे हमको मीठी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारा तो अंग्रेजों ने हमको राजनीतिक रूप से मुक्ति दे दी, लेकिन इस देश में जब तुम लोगों के पास इतनी संपत्ति है और उसका प्रभुत्व है, हमारी राजनीति पर भी उसका प्रभुत्व है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं दरअसल जो बात आ रही है नहीं, तो इसलिए वो जो परिप्रेक्ष्य बता रहे थे कि राम मंदिर का आंदोलन किसी के विरोध में नहीं था, उसी स्व को जागृत करने के लिए था। उन्होंने थोड़े कहा धार्मिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता समारोह मनाइए, उन्होंने कहा कि उसको जो है प्रतिष्ठा एकादशी के रूप में मनाया जाए। 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता मिली, राजनीतिक स्वतंत्रता थी, एक संविधान हमको मिला जिसके तहत हम काम करते हैं, लेकिन भारत क्या था, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे, अभी का जो भाव था उसका प्रकटीकरण नहीं हुआ था। सोमनाथ में कोशिश हुई, राजेंद्र प्रसाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे, उन सब के जाने के बाद नहीं हुई थी। मोहन भागवत जी के पूरे नहीं, जो राहुल गांधी जी जो बता रहे हैं, सुनिए आपका ये वाला पॉइंट आ गया। मैं दूसरा सवाल जानना चाहता हूं, जो राहुल गांधी के बयान के निहितार्थ है, उसके पीछे निशाना क्या है? देखिए ऐसा है कि पहले तो सोचिए, ये जो राहुल गांधी जी का जो कार्यालय बना है उसका नाम दिया हुआ है 9A कोटला रोड। अच्छा, कोई भी है, पहले आम आदमी पार्टी का दफ्तर उसी रोड पर था, वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग कहलाता था। इनके कांग्रेस का प्रदेश का दफ्तर है, वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग कहलाता है। आगे बढ़िए, आरजेडी का दफ्तर है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। कांग्रेस का कोटला रोड कैसे हो गया? सबको उसी पर जमीन मिली थी, कांग्रेस के यूपीए के शासनकाल में मिली थी, तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग हम कैसे कहेंगे? इसके लिए पीछे से दरवाजा उसका करो ताकि वो कोटला मार्ग हो। अब ये जो सोच है अपने अंदर, वो राहुल गांधी जी के पूरी पार्टी में इस समय दिख रही है।
तो वो राहुल गांधी जी जो भाषा इस समय बोल रहे हैं पिछले कुछ सालों से, मैं लगातार कर रहा हूं कि देश और दुनिया के जो अल्ट्रा सोशलिस्ट, अल्ट्रा 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। देखिए मेरे साथ पार्सलिटी हुई है, मुझे टाइम नहीं मिला है। नहीं मैं आऊंगा आपके पास, आप मैं आराम से जवाब दूंगा अवधेश जी के बात को, और अवधेश जी को भी बहुत सी चीजें ऐसी वो बोल रहे हैं जो काल्पनिक हैं। स्पष्टता के साथ मैं एक चीज पर सवाल करूंगा उनसे, इसके लिए 2 मिनट मुझे दीजिए। जरूर करिएगा, डिबेट उसी को कहते हैं। अवधेश जी जल्दी वाइंड अप करिए, उसको खत्म करा। राहुल गांधी जी का जो इस समय उनका पूरा एक नर्चरिंग कहते हैं ना, उनका चेंजिंग हुआ है, तो उसमें यही है कि भैया जैसे पुराने समय के अल्ट्रा लेफ्टिस्ट या माओइस्ट जो भाषा बोलते थे कि हमारी लड़ाई स्टेट से है, जो रिलीजियस फोर्स हैं फासिस्ट उससे है, और पूंजीपतियों से है। 3 बातें वो लगातार बोल रहे हैं। पूंजीपतियों को निशाने पर लेते हैं, रिलीजियस फोर्सेस, फासिस्ट फोर्सेस, और थर्ड में वो इंडिया, आज चूंकि इन्होंने कब्जा कर लिया है फासिस्टों की तरह, तो इंडियन स्टेट से हम लड़ रहे हैं। तो पहली बार नहीं बोले ना कि भयानक है ये, किसी पार्टी का विरोध करना तो समझ में आता है। वो भाषा बोल के आप उन लोगों को जो कि हिंसक तरीके से देश के सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे, जिनके विरुद्ध स्वयं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने लड़ाई लड़ा, आपकी सरकार ने लड़ा है, आप उनकी बातों का संसदीय लोकतंत्र में समर्थन करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ये भाषा उनकी लगातार है, ऐसे लोगों से संगठित है, ये है इसके पीछे, और लगातार सैयद जवाद आ रहा हूं। हाँ सैयद जवाद, दरअसल नवीन दुबे जी आप थोड़ा सा धैर्य रखें। सैयद जवाद जी का कनेक्शन जुड़ा नहीं था, उस दौरान नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था, तो इनके पास आऊंगा। सैयद जवाद, दरअसल सवाल आपसे ही है कि भाई जब ये कहते हैं कि फाइटिंग द स्टेट, ये तो नक्सली कहते हैं जैसा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो फाइटिंग द स्टेट से क्या देश के खिलाफ लड़ेंगे, क्या मतलब है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठों की, मक्कारों की, बेईमानों की एक बड़ी पार्टी है। उसमें उद्योगपतियों का जो है बड़े तौर से महिमा मंडन करा जाता है, और ये उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली पार्टी के लोग हैं। इनकी बात का विश्वास हम लोग नहीं करते, क्योंकि झूठे और बेईमान लोग हैं। उदाहरण के तौर पे राहुल जी ने धक्का दे दिया, राहुल जी ने धक्का दे दिया, राहुल जी ने धक्का दे दिया, आज तक एक वीडियो नहीं सामने लेकर के आया। सैयद जवाद जी आपका कनेक्शन, आप जिस बात पे बात करिए, क्योंकि अगर इसी तरह की बात विजय शर्मा करेंगे और इसी तरह की बात आप करेंगे, जो जिसका दरअसल जो परिप्रेक्ष्य है उस पर बात करिए ना। उसी पर अपनी बात तो रखने दीजिए। आपने अवधेश जी को जितनी बैटिंग करने का समय दिया है, आप भी कहिए, लेकिन परिप्रेक्ष्य में कहिए। आप भी परिप्रेक्ष्य में कहिए। अभी पहले से क्यों आप उस पे इतना विवाद कर रहे हैं? मैं बता, अरे मैं उनका उदाहरण दे रहा हूं ना, क्या ये विवाद नहीं हुआ था? अरे इधर उधर कहने के बजाय अपनी बात रखिए जल्दी। जिस तरीके का, इसी तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी संघ के लोगों ने ये पहली बार नहीं करी है। संविधान विरोधवाद, उसके बाद आरक्षण विरोधवाद, और आज जो है जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने इनका पर्दाफाश करा, जिस तरीके से इन्होंने हमारी आजादी की जो स्वतंत्रता सेनानी है उन सभी का अपमान करा है, और यहां पर आकर के महिमा मंडन संघ परिवार को रहा। क्या ये बात सच नहीं है? गोलवालकर ने भी आजादी का विरोध करा था, ये बता दीजिए। ये बात सच है कि आरएसएस के तमाम ऐसे लोग, वो भी इस आजादी को नहीं मानते थे। क्या परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं? सैयद जवाद, में सच में आपको टोकना नहीं चाहता, मैं आपको टोकना नहीं चाहता, लेकिन क्या आप परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं? अगर हमारे बाकी 3 गेस्ट ये बात कह दें तो मैं आपको कह दूंगा, आप बोलते रहिए। देखिए, आप उसी पर आप बात करिए, जो आपसे सवाल किया गया है उसी के इर्द-गिर्द रहिए। हाँ जी, देखिए राहुल गांधी जी ने जो बात बोली है, जिस तरीके से संस्कारी संस्थाओं के ऊपर, मैं तो कहता हूं दूरदर्शन पे भी आरएसएस का कब्जा है, ऐसी संस्थानों के ऊपर भी आरएसएस और संघियों ने कब्जा कर रखा है, और आधे से ज्यादा जो है मीडिया के ऊपर संघियों ने कब्जा कर रखा है। जैसी वो रिमोट कंट्रोल दबाते हैं, यही तो कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मुहूर्त देखी तिन तैसी। आपके हिसाब से चारों तरफ सावन के अंधे को हरा ही नजर आ रहा है, आपके ऊपर दूरदर्शन के ऊपर भी आरएसएस का कब्जा आ रहा है। यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, यही। और आप सुनिए, आरएसएस का कब्जा है। सुनिए, सुन तो लीजिए आरएसएस का। अरे बात सुनिए जवाद साहब जब कहा है तो सुन तो लीजिए। अरे जवाद साहब सुन तो लीजिए, वही तो आपसे कहा जा रहा है कि जब कहा है तो सुन लीजिए। आरएसएस का चैनल है, आरएसएस के कब्जे में है, और सैयद जवाद बैठ के यहाँ पर बैठकर आप जो है यही कह रहे हैं। ये आरएसएस का चैनल होता और आरएसएस के कब्जे में होता तो आप ये बोलने को बातें क्या बात कर रहे हैं? क्यों विरोधाभासी बातें खुद ही कर रहे हैं? ये तो आपका, इससे बड़ा पैराडॉक्स क्या हो सकता है?
इससे बड़ा विरोधाभासी बात क्या हो सकती है? सुनिए, हम तो कहां की बात आपसे कहा जा रहा है, एक बार भी आप ये बताने को तैयार नहीं है कि किस तरह से राहुल गांधी जो कह रहे हैं इंडियन स्टेट से लड़ूंगा, इसका मतलब क्या है? सीधे ये बताइए। इसका मतलब यह है, जिस तरीके से संघ ने और बीजेपी ने सरकारी संस्थाओं के ऊपर एक तरीके से कब्जा कर रखा है, जिस तरीके से बिल्कुल एक एजेंडा पार्टी का चलाया जा रहा है। मैंने और ये आज से नहीं कह रहे हैं, आज से नहीं कह रहे हैं सैयद जवाद, सैयद जवाद ये आज से नहीं कह रहे हैं, ये इसके पहले भी कहते रहे। मैं आपको एक बाइट, नहीं आप जो कह रहे हैं कब्जा कर रखा है ना, इस पे मैं आपको एक बाइट सुनवाता हूं राहुल गांधी की। मैं अपने प्रोड्यूसर से, राजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बाइट प्ले करें राहुल गांधी की, सुनवाते हैं आपको सभी दर्शकों को। बीजेपी इज अटैकिंग आवर ट्रेडिशन, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. ये विदेश में जाकर भाषण दिया था सैयद जवाद, और आप ये भी समझिएगा कि सिर्फ वही तक नहीं, उन्होंने कहा कि सिखों को पगड़ी बांधने की इजाजत नहीं दी जाती है। किस किस बात को सुनेंगे राहुल गांधी को, और कहां तक आप डिफेंड करेंगे? कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? हाँ, आपने वो प्रधानमंत्री जी की बाइट नहीं चलाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों के ऊपर भी दबाव है। सरकार बदलेगी, आप लोग निष्पक्ष होकर हमारी आलोचना करेंगे, परेशान मत होइए। सुनिए, सरकार में यहाँ विरोधी पक्ष आते नहीं थे डिबेट में। सुनो, आप इसमें बैठ रहे हो, हमला नहीं। सुनिए, अब सच में सुन लीजिए, सुन लीजिए। इसी डीडी न्यूज पर 10 साल यूपीए सरकार में किसी विपक्ष के नेता, किसी विपक्ष के समर्थक को इस चैनल पर नहीं बुलाया गया है। ये ध्यान रखिए। आलोचना नहीं हो सकती। नहीं, आपको जानकारी नहीं है ना, अभी तो आप आए हो। इसी डीडी न्यूज पर नहीं आते थे कोई विपक्ष के लोग, कभी नहीं आते थे। ये तो अब आने लगे और आपको सैयद जवाद टीवी ट्यून करिए अपना और देखिए। तो बयान लगाने से पहले आप जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसको बोलने से पहले जरूर सोचिए। और जब आप ये कहते हैं आप सारे सिस्टम के ऊपर राहुल गांधी की ही तरह उन्हीं की तर्ज पर आप सवाल उठाते हैं, लेकिन जब आप एक उंगली उठाते हैं 3 उंगली आपके ऊपर भी उठती है। ठीक है, तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है सिर्फ उसका जवाब दीजिए। मैं उसी पर दे रहा हूं। जिस तरीके से कब्जा कर रखा है संस्थानों पे, चाहे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो गए, चाहे बड़े बड़े संस्थान हो गए, मैं तो इस चीज को बाकायदा कह रहा हूं। एक है काम करता है, एक सिस्टम काम करता है जो किसी की जो स्वतंत्र आवाजें हैं उनको खुल करके बोलने नहीं देता है। उदाहरण के तौर पे दिखाऊं आपको, एक निष्पक्ष पत्रकार ने एक मंत्री जी से सवाल कर लिया था। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनको उठा करके जेल में बंद कर दिया, और सवाल उसने ये पूछा था। अगर इस तरह की बात करेंगे तो एक निष्पक्ष पत्रकार ने कांग्रेस के एक नेता के बारे में छत्तीसगढ़ में एक रिपोर्ट दिखा दी थी, तो उसको हत्या करके उसको सेफ्टी टैंक में बंद कर दिया गया। तो ये आप इस सिस्टम की बात न करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देश बड़े पत्रकारों को कांग्रेस के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस ढंग से अपमानित किया है राहुल गांधी जी ने, वो इनको याद नहीं है। चलिए रुकेंगे, याद आता है। ठीक है भैया सुनो, पॉलिटिकल पार्टियों में इस प्रकार की व्यवहार पत्रकारों के साथ पहला नहीं है। एग्जैक्टली और पार्टी में होता रहा है, हम लोग इसको झेलते रहे हैं। एग्जैक्टली आप आज खड़ा होकर क्रांतिकारी बन रहे हो, 10 साल पहले इस टीवी पर नहीं आ सकते थे। ठीक है सैयद जवाद, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सयानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का 5 की पंचायत में, और हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी का बयान और उसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया देश भर में इस बयान को लेकर के, जो उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं लड़ रहे हैं बल्कि इंडियन स्टेट के खिलाफ भी उनकी लड़ाई है। इस पर सिर्फ बीजेपी नहीं,
तमाम जो दल हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, देश में भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सबसे जाहिर तौर पर बीजेपी इसको लेकर के मुखर है। तमाम सारे विषय इसके इर्द गिर्द चले हैं और हम जो चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ 4 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। उनसे एक बार फिर से आपका परिचय करा दें। बीजेपी से विजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद जवाद जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन दुबे आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार नवीन दुबे आपके पास आए, लेकिन मौका ऐसा हो गया है कि मैं चाहता हूं कि विजय शर्मा से एक बार सैयद जवाद की बातों का जवाब ले लूं, उसके बाद आप आता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप धैर्य बनाए रखेंगे। जी विजय शर्मा जी, ये कह रहे हैं कि जो संस्थाएं हैं, देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, मीडिया है, जो तमाम सारी चीजें हैं, वो इनके पक्ष में बातें नहीं कर रहा है। वो दरअसल कह रहे हैं कि उन पर कब्जा किया जा चुका है। तमाम सारे लोग कहते हैं कि जो आपके पक्ष में बातें ना करें उस पर कब्जा मांगते हैं। आपका ऑडियो नहीं पहुंच रहा है हम तक विजय शर्मा। जी 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 आ रही है। जी जी देखिए, मुझे लगता है जवाद जी जो है ये सलाहकार है राहुल गांधी जी के। कोई व्यक्ति इस देश में राहुल गांधी जी के बयान का समर्थन कर सकता है। दाएं बाएं साएं दुनिया भर की बातें रामायण सुनाई, एक इनके मुंह से दही जम गई। एक मुंह से इतना शब्द नहीं निकला कि राहुल गांधी जी ने ठीक कहा है, गलत कहा है। बताओ किस तरह के लोग हैं ये टीवी पे बैठ के, और ये बीजेपी आरएसएस को यहाँ गालियां बक रहे हैं टीवी चैनल के ऊपर। किस तरह से बेशरम क्या क्या शब्द कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं देखिए दीदी जो है बात। अरे बीच में मत बोलिए, मैं किसी बीच में नहीं बोलता हूँ। नहीं, सैयद जवाद बीच में मत बोलिए। सैयद जवाद रिक्वेस्ट, आपको धैर्य से सुना था मैंने। सैयद जवाद आपकी सारी बातें सुनी थी मैंने धैर्य से। सैयद जवाद आक्रोशित हो रहे हैं। सैयद जवाद सुनिए तो, सैयद जवाद आपने जाने क्या क्या कहा, सभी लोगों ने धैर्य से सुना, तो अब ये उम्मीद करते हैं कि आप भी सुनिए। सब धैर्य से। आपकी बातें बीजेपी ने इंटरप्ट नहीं किया था। सवाल जो कुछ पूछे थे मैंने ही पूछे थे, जो सवाल पूछे थे सैयद जवाद वो मैंने ही पूछे थे। वो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपके पास फिर आएंगे। अरे शांत रहिए। चलिए जी विजय जी, देखिए राहुल गांधी जी के बारे में बोला इन्होंने, झूठ फैलाया। अरे क्या झूठ फैलाया? एफआईआर होगी, जांच चल रही है, और संसद की सीसीटीवी आपको दे देंगे क्या फुटेज दिखाने के लिए? ये मीडिया ट्रायल है क्या? कोर्ट के अंदर देगी एजेंसी, देंगी। उनके ऊपर प्राइम एफएसआई केस बनता है, ठीक है, एफआईआर दर्ज हो गई, उसको क्यों घसीटते हो? विषांतर क्यों करते हो? आप जवाब दीजिए, यहाँ आपके पास जवाब तो है नहीं। और राहुल गांधी जी का कौन सा पहला बयान है जो भाई मान भी ले, चलो उनके निकल गई होगी, वो तो हर महीने 2 महीने 4 महीने में विदेश में बैठ के कहते हैं, देश में बैठ के कहते हैं। इल्हान उमर कौन है? वो उनके साथ बैठी नजर आती है। कौन है आपके जॉर्ज सोरोस? बताइए आप मुझे। एक आदमी उसका बचाव करते करते इतने, मतलब आप मोदी जी और बीजेपी का विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आए। अगर परमाणु परीक्षण होता है आप उसका विरोध करते हो, 370 का विरोध करते हो, आप कश्मीर के हिस्से को नहीं दिखाते हो, माफी मांगी आपने, ये बकवासबाजी करते हो बैठ के टीवी पे, फिर कहते हो हमें आजादी नहीं है। ठीक है सैयद जवाद आएंगे आपके पास, सैयद जवाद आएंगे आपके पास, सैयद जवाद आएंगे आपके पास। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी यूक्रेन और रूस की तुलना करते हैं लद्दाख से, बताइए आप मुझे कौन व्यक्ति कर सकता है? चाइना क्या करने का एलओपी मुझे लगता है उनके 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष चाइना का। अब ये जवाब सैयद जवाद एक बात आप जरूर सुन लीजिए। सैयद जवाद एक बात आप सुन लीजिए। सैयद जवाद एक बात आप सुन लीजिए प्लीज। सैयद जवाद एक बात आप सुन लीजिए प्लीज। देखिए डिबेट हो रही है, अगर आप दूसरों के ऊपर बीच बीच में बोलते रहेंगे तो मैं फिर आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा और मैं इनजस्टिस नहीं करूंगा। अब नहीं बोल रहे थे मेरे नहीं देखिए ऐसा है, आप परमिशन लेकर के बोलिए, लेकिन इस तरह से मत बोलिए कि दूसरा बोल रहा है आप लगातार रनिंग कमेंट्री करते रहेंगे। नहीं रनिंग कमेंट्री मत करिए, आप शांत हो जाइए। आपके पास जब मैं कह रहा हूं कि आऊंगा तो क्यों इतना अधीर हो रहे हैं? जब मैं कह रहा हूं कि आऊंगा, जब मैं देखने उठने की बात नहीं है, जब मैं कह रहा हूं आपने इतना टाइम वेस्ट कराया, आपने इतना टाइम वेस्ट करा इसी बात को। विजय जी जल्दी से अपनी बात पूरी रखिए। जी आप मुझे बताइए, परमाणु परीक्षण करता है भारत, ये विरोध करते हैं, 370 का ये विरोध करते हैं। इल्हान उमर कौन है? आज तक बयान नहीं देते। विदेश कौन हमारे अंदरूनी मामलों में किसी तरह की दखलंदाजी दे सकता है? आप देश में बात कीजिए ना, कोर्ट बैठी है ना, आपने की थी ना भारत जोड़ो यात्रा, कौन है वो सेठी जो आपके साथ था, ओपन सोसाइटी का आदमी? अरे भैया 1 हो 2 हो 3 हो, हर बात पे आप गाली देने का काम करते हो और फिर कहते हो आप संविधान से ऊपर समझते हो। सिर्फ क्या गांधी फैमिली रहेगी क्या इस देश में? ठीक है, जो संविधान से ऊपर है। ठीक है, बात आ गई।
बात आ गई, नवीन दुबे के पास जाएंगे, फिर जाएंगे सैयद जवाद के पास। नवीन दुबे, ये जो बात आ रही है कि दिल की बात दरअसल जुबान पर आ गई, ये जो इस तरह के स्टेटमेंट्स राहुल गांधी के, ये पहले नहीं है, ये पहली बार उन्होंने जरूर कहा है कि वो देश के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इसके पहले भी जो तमाम, देखिए फहरिस्त अभी अवधेश जी ने भी गिनाई, विजय जी ने भी गिनाई, और मैंने भी कई बार आपको बताया कि किस तरह से, चाहे वो सेना के पिट के आने की बात कह रहे हो, चाहे ये कह रहे हो कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जाती, या बहुत सारे स्टेटमेंट्स उन्होंने, खासतौर पर दुख की बात यह है कि उन्होंने विदेश में जाकर के दिए। तो किस तरह से आप इसको लेते हैं? आप मुझे मालूम हो कि आपको अवधेश जी की बात का जवाब देना है। जी, मैं वहीं से शुरू करूंगा। देखिए, ऐसा है निखिल जी, मोहन भागवत जी ये देश के वास्तविक बहुत गंभीर चिंतक हैं और बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। तो मैं एक चीज अवधेश जी पूछना चाहूंगा कि भारत के संविधान के अनुसार कहां पंजीकरण हुआ है आजाद भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का? जरा वो पंजीकरण संख्या बता दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज आती है 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, कितने क्रांतिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक से थे जो आजादी की लड़ाई में बलिदान हुए? कोई दो चार नाम हो तो गिनवा दीजिए। तीसरी चीज आती है कि आज मोहन भागवत जी कभी ज्यादा बच्चे पैदा करने का ज्ञान देने लगते हैं, कभी आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं, फिर इमली के पत्ते पे गुलाटी मार जाते हैं। आज मेरा सबसे बड़ा सवाल उनसे यह है कि जिस तरीके से डॉलर के सामने रुपया औंधे मुंह गिर रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हैं मोहन भागवत? समझ में नहीं आता है। बेरोजगारी पर आप नहीं बोल रहे, मोदी जी झूठे वादे जनता से कर रहे हैं, मोहन भागवत चुप है क्योंकि उनको एक नागपुर में शानदार ऑफिस मिल चुका है, भरपूर सुरक्षा मिली हुई है, 550 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के देश भर में कार्यालय बन गए। ये पैसा कहां से आया है? देश की जनता का या बाहर से फंडिंग आई है? मेरा सवाल ये। तीसरी चीज आती है, देखिए अगर आपने मुझे वैसे ध्यान रखिएगा कि ये सब कार्यालय की बात करेंगे नवीन जी, मैं जस्ट एक बात कह रहा हूं, तो वो शीश महल की बात उठाएंगे तो मैं रोकूंगा नहीं, मैं उसी पे मैं रोकूंगा नहीं। चलिए अपनी बात कह लीजिए। हाँ, कह लीजिए। मैं विषयांतर नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आपको कहा, मैं चाहता भी नहीं हूं कि ये बात कहीं और इधर उधर जाए, लेकिन नवीन जी चलिए। अवधेश जी को आई ओपनर देना चाह रहा हूं। इस देश में सर्वोच्च अगर कोई रहा है राजनीति में या देश के अंदर एक आइडियोलॉजी में, तो कौन रहा है? महात्मा गांधी रहे हैं। अवधेश जी हिम्मत जुटा पाएंगे या विजय शर्मा जी हिम्मत जुटा पाएंगे इस मंच पे कहेंगे हाँ मोहन ये नाथूराम गोडसे एक हत्यारा था, महात्मा गांधी की हत्या की है, वो कोई देश का क्रांतिकारी नहीं था, एक इडियट किस्म का वो व्यक्ति था जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी, वो हत्यारा था। उसकी आइडियोलॉजी पर कौन चलता है? आरएसएस के लोग चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चलते हैं। बोलिए विजय जी, हिम्मत जुटाइए और कहिए वो हत्यारा था। चलिए, आपने विषयांतर कर दिया दरअसल, लेकिन आपसे जो पहला सवाल पूछा गया था उसका तो आपने जवाब ही नहीं दिया। जो मैंने सवाल पूछा था उसका तो आपने जवाब ही नहीं दिया। ये जो विषय दुबे जी उठा रहे हैं, ये पता नहीं कब से चल रहा है कि भाई नाथूराम गोडसे जैसा एक मानसिक विकृत व्यक्ति जी एक देश के महान आत्मा की हत्या कर दे और उसका इस देश का कोई भी संतुलित व्यक्ति समर्थन करे, उससे शर्मनाक डूब मरने वाली बात कुछ नहीं हो सकती है। बिल्कुल, किसी भी प्रकार की हिंसा को, वो तो महात्मा गांधी जैसे, मैंने अपने स्वयं कहा 50 बार कहा कि जिस समय गांधी जी की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, जो उन्होंने अंतिम दस्तावेज लिखे थे जिसमें ये बातें थी जो आज मोहन भागवत जी बोल रहे हैं, जाके पढ़िए उसको। 29 जनवरी 1948 को जो लिखा है और उस पर वर्धा में विचार विमर्श होने वाला था, जिसमें कांग्रेस को कहा जाने वाला था, सुनिए कि कांग्रेस भंग हो, अरे सुन लीजिए, फिर आप भी बोलने लगे को क्रिटिक्स करना आ रहा है। अरे भाई, आप अब आपकी समस्या है कि आपने पूछ दिया मैं नाथूराम गोडसे को की आलोचना कर रहा हूं, तो आप सुन नहीं रहे हैं। आपकी भी अपनी समस्या है भाई, सवाल के तो जवाब बनी बनाए धारणा पर जो है, बनी बनाई धारणा पर विचार करना। नवीन जी सुन लीजिए। अरे भाई, आप ही का सवाल है जिसमें जवाब दे रहे हैं। सवाल है, आपका सवाल था, उसका उत्तर दे रहा हूं। गांधी जी को उस व्यक्ति ने, उस हत्यारे ने ऐसे समय गांधी जी की हत्या की जब गांधी जी की ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद इस देश में आंदोलन कैसे हो, सत्ता कैसे चले, इस पर उनके विचार आने थे। आप बोलिए कि नाथूराम गोडसे की मैं निंदा करता हूं, बोलिए। आपका नारा लगातार किस तरह से करें? किस तरह से टीवी डिबेट में बैठे हुए हैं, किस तरह से निंदा करेगा आदमी? कोई आदमी और किस तरह से निंदा करेगा? एक मिनट नवीन जी, हमको जानते नहीं है। नवीन जी किस तरह से निंदा करेगा? ऐसे डिबेट होता है नवीन जी, और किस तरह से? नवीन जी होता है, नाथूराम गोडसे का कोई समर्थन
नवीन जी किस तरह से निंदा करेंगे और की बातें कर रहे हैं ये? अरे क्या बात कर रहे हैं? कृषि प्रधान से क्या बात कर रहे हैं? किस तरह से कोई निंदा करेगा? देश में जो कुछ कहा, अरविंद केजरीवाल जी हमारे बाद एक्टिविज्म में आए हैं, जो कुछ उन्होंने कहा देश खड़ा हुआ, उसके ठीक उलट अनैतिकता, पाखंड, बेईमानी सबका एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप दूसरे पर प्रश्न उठाएंगे। आप डिबेट करने आए और नाथूराम गोडसे पर डिबेट है, नहीं नाथूराम गोडसे पर डिबेट नहीं जो कहा, सुनिए राहुल गांधी जी ने प्रतिक्रिया किया उस पर डिबेट है। आपका फिर भी मैंने उत्तर दे दिया आपकी बातों का। मुसलमान नहीं चल रहा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमारे देश का संविधान इस देश का संविधान नहीं है। मैं बता रहा हूं पूरे, और उनका पूरा भाषण है, जाके सुनिए। उन्होंने कहा संसद जो है ये गांधी जी इसको वेश्याओं का कहते थे और अरविंद केजरीवाल जी का कोट है, तो क्या उस पर आज घेरने जाऊं आज उनको? सब देशों से कैसे बात कर रहे हैं आप? ठीक है, किन लोगों ने और संविधान की कितनी आलोचना सुनी है? उनका तो बजाबता ऑडियो चलता था जिसमें सीडी चलती थी, जिसमें संविधान की आलोचना करते थे कि हमारा संविधान कैसे ब्रिटिश का देन है। बहुत सारे लोगों ने आलोचना की। संविधान की आलोचना करना देश विरोधी, संविधान विरोधी और संविधान निर्माताओं की आलोचना नहीं होती है। बनाया गया भाई संविधान में जो चीजें उसमें अगर कुछ कमियां है उसकी बात होती है। बदली से बहुत सारी चीजें होंगी तो संविधान में समय समय पर संशोधन होना आवश्यकता भी वो तो होता रहेगा। ठीक है, आप संविधान पर चर्चा नहीं कर रहे हैं नवीन जी। टीवी डिबेट को चंदू खाने के डिबेट मत बनाइए। नवीन जी दूसरी चीज आप शायद ये सोच करके आए थे। नवीन जी सुनिए, नवीन जी सुनिए, आप शायद ये सोच कर आए थे कि जब नाथूराम गोडसे की बात करेंगे तो वो सरेंडर करेंगे, लेकिन उन्होंने आप ही की बात कह दी, तो आप शायद उस चीज को आप ठीक है, उन्होंने वही कह दिया। अब आप कह रहे हैं कि आप उसको आप किस तरह से भर्त्सना करिए, आप लिख कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो आप आलोचना करिए ना अरविंद केजरीवाल जी ने कैसे धोखा दे दिया अन्ना हजारे को, देश को। जरा एक बार बोल के बताइए, साहस है तो कैसे जो है सबसे पहला पैसा लगाया था जो है शांति भूषण जी ने 2 करोड़ रुपया लगाया कि पार्टी बनाओ, लात मार के निकाल दिया। आलोचना करिए। प्रशांत भूषण जी को निकाल दिया जिन्होंने पैसे लगाए, मार के सुनिए, मार के योगेंद्र यादव को पिटाई करके निकाला गया। जरा उनकी आलोचना करके बता दीजिए। तो जब आप बोलेंगे तो बखिया उधेड़ दूंगा, इसलिए कि मेरे वो सब साथी रहे हैं। चलिए अब आते हैं, अननेसेसरी बात करने बैठे हैं। अब इस विषय को चलिए, इस विषय को वंस फॉर ऑल शांत करते हैं, शांत रहते हैं। मैं विजय शर्मा जी को जोड़ूंगा, विजय शर्मा जी। जी देखिए, अरे आ रहा हूं जवाद साहब, आ रहा हूं आपके पास आऊंगा, जवाद साहब आऊंगा। देखिए, आप पता नहीं क्यों इतने एजिटेटेड हो जाते, मुझे आश्चर्य है। आप देखने में इतने जो है एजिटेटेड नहीं लगते, लेकिन आप जब बोलने लगते हैं तो इतने ज्यादा एजिटेटेड। आप शांत हो जाइए प्लीज, आप पानी पीजिए, अभी आपने चाय पी है, आप पानी पीजिए और मैं आ रहा हूं आपके पास। नवीन जी ने विषांतर कर दिया, मुद्दे से भटका दिया जी। बात कुछ और थी, लेकिन फिर भी मैं इनकी बात का जवाब दे देता हूं। इन्होंने आजादी की लड़ाई की बातें की। मुझे बताइए कांग्रेस के कितने नेताओं को 2 बार उम्र कैद हुई हो काले पानी में? बता दीजिए ना, बताओ किस में हुई हो। तो ये कहते हमने तो आजाद होने के बाद भी भारत में तो ये जब एक लड़ाई लड़ी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे, एक देश 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। निखिल जी, एक देश 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, जेल गए मुखर्जी जी, गए नहीं गए, कौन इनकार कर सकता है इस बात से? तो आप ये बातें बेकार की मत कीजिए। अच्छा, मैं ठीक है, चलिए अपनी बात जारी रखिए जी। दूसरी मैं बताता हूँ, इन्होंने बात की अभी, अरे भैया शीश महल का जो पाप आपने किया है, आप मुझे बताइए, पूरा देश त्राहिमाम था कोरोना से, और आपका शीश महल 7 करोड़ से 8 करोड़ 467 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास में रिनोवेशन में खर्च हुआ है, ओपन टेंडर इस तरह के आप मुझे बताइए। पीएम केयर में बड़ा घोटाला हुआ, इलेक्ट्रॉल बोर्ड में आपकी सरकार ने घोटाला किया, केजरीवाल जी का ये देखिए ये मॉडल है। क्या बात कर रहे हैं? केजरीवाल की सरकार अकेली है, दिल्ली की जनता को, गरीबों को राहत दे रही है। आप कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे आम आदमी पार्टी को, दिल्ली से भूल जाइए, क्योंकि आपका जो गंदा एजेंडा है ना हिंदू और मुसलमान। अरे भैया एजेंडा आपका है, हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो, आपका गंदा एजेंडा है। आप क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में दुनिया देख रही है। सुन लीजिए, पलट देते हैं, आप बैकफुट पे आ रहे हैं, आपके पास सुनिए लॉजिकल जवाब ही नहीं है। आप बताइए हिंदू में आप क्या ब्लूप्रिंट लेके जा रहे हैं दिल्ली के चुनाव में? कोई ब्लूप्रिंट नहीं है आपके पास। सुन लीजिए, आप अपने नेता की सुनने सुनाने की।
अरे कोई जरूरत नहीं सुनने, हम तो रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं। जिस नेता का आपने हम पे टैग लगाया तो मैं उसकी बात करूंगा आपके सामने। ये झूठे मक्कार नेता की सुन तो लीजिए एक बार। ठीक है, झूठा नेता कौन है हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूज के दर्शक गूगल पे कर लेंगे सब देश का सबसे झूठा नेता कौन है, हमें नाम बताने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं मैं एफिडेविट दे दिया, घर में बंटवा दिया। 400 मैं घर नहीं लूंगा, घर भी पीएम आवास का हुआ है भाई साहब। 50 कोरोना काल में जब जनता मर रही थी ले लिया आप रेनोवेट करा थे, आप मोर को दाना खिला रहे, दुनिया की फोटोग्राफी कर रहे हैं, दुनिया के तमाशे कर रहे हैं। चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं, वापस चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं, वापस मुद्दे पर आते हैं। नवीन जी सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे कि इन्हीं राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट पहली बार नहीं है, लेकिन इनके साथ आप गलबहियां डाल के इसके पहले तक खड़े थे, अभी ज्यादा हुआ नहीं, जुमा 8 रोज पहले तक, ये लोकसभा चुनावों तक, तो आप वो सारी बातें सही थी। आज आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके पास ये सारी बातें आप ये बात निकालने ले। लेकिन मैं फिलहाल सैयद जवाद के पास जाऊंगा, बहुत धैर्य के साथ मैं आपको धन्यवाद दूंगा सैयद जवाद, आप बीच में नहीं बोले, ठीक है। सैयद जवाद जी ये बताइए कि ये जो सवाल आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि दरअसल इस बात का निहितार्थ क्या है जब वो कहते हैं कि मैं देश के खिलाफ लड़ूंगा, वो क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? हम वापस राहुल गांधी साहब ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो देश के खिलाफ है। हाँ, दूसरी चीज कांग्रेस इंडियन स्टेट, ठीक है, आपकी बात ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने संघ परिवार को एक तरीके से बिल्कुल सरेआम आ करके एक बिल्कुल फ्रेम में कोट करा, वो बिल्कुल सही कोट करा है। उदाहरण के तौर पे अभी आपने कहा, मैं लगातार पूछता हूं कि संघ ये वही है जिसने 52 साल तक नागपुर के कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया? ये वही संघ है जिसने हमेशा संविधान का विरोध करा? ये वही संघ है जिसने हमेशा आरक्षण का विरोध करा? ये वो संघ के लोग हैं जिन्होंने अभी पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करा और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का ही अपमान करे चाहे, और ये ढकी छुपी बात नहीं। अब मैं एक स्टेटमेंट कोट करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री का, जो उन्होंने जाकर के दिया था कि पहले तमाम लोगों को शर्म आती थी, ये कैसा देश है, कहां हम पैदा हो गए, ये पिछले जन्म में क्या कोई पाप करब। ये तमाम तरीके का ये स्टेटमेंट विदेश की धरती पे जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। क्या ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली बात नहीं थी? आज तक कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से आरएसएस ने पूरे तमाम संस्थाओं के ऊपर कब्जा करे जा रही है, वीक करी जा रही है, इन तमाम संस्थाओं से भी एक तरीके की हम लोग को निष्पक्षता की या पारदर्शिता की जो उम्मीद थी वो साफ नजर नहीं आ रहा। दबाव है, सब जानते हैं, देश के लोग जानते हैं किस तरीके से संस्थाओं के ऊपर दबाव है, सवाल नहीं पूछने दिए जाते। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी, जिस दिन आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जैसे राहुल जी का फोटो चला रहे हैं, ऐसी प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा करके ये सवाल पूछेंगे कि रुपया जो है क्यों पतला होता चला जा रहा है, आप देखिएगा क्या आपका साथ होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आप जिस दिन भाजपा से और संघ से ये सवाल करेंगे, मुझे डर है कि कहीं आपकी नौकरी ना चली जाए। हम आपके परिवार का ध्यान रखेंगे। जिस दिन आप मोहन भागवत को क्रिटिसाइज मेरे परिवार का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर अमित शाह, देखिए ऐसा है, दूरदर्शन मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए बहुत है। और मैं आपको दूसरी चीज ये भी बता दूं कि बहुत सारी बातें आपने कही जिसका विजय शर्मा जवाब देंगे, लेकिन आपने कहा कि 52 साल से चल रहा था, ये बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो सरकारें आपकी थी, मेजॉरिटी टाइम कांग्रेस ने शासन किया, तब ये सारी बुद्धि कहां चली गई थी? क्यों नहीं बंद करा दिया था? पहले और वर्तमान का अंतर समझाया था प्रधानमंत्री मोदी ने, जो उन्होंने कहा ना कि जो चूहों का और जो बाजीगरों का जो देश होने की बात कही थी, मुझे आपका स्टेटमेंट याद आ गया। वो उन्होंने पहले और अब का अंतर, उनका माउस का मतलब पहले कंप्यूटर का माउस था, स्टेटमेंट मुझे याद है, इसलिए मैं कह रहा हूं विजय शर्मा जी इसका जवाब देंगे। ठीक है, चलिए, नहीं बिल्कुल तालियां बजाइए, आप स्वतंत्र हैं, आप तालियां बजाने के लिए स्वतंत्र हैं। और इस बात पर भी तालियां बजाइए कि दूरदर्शन आपको मौका दे रहा है, कि आप दूरदर्शन पर हंस भी रहे हैं और आपको मौका भी दिया जा रहा है ना? ये आप ही जैसे लोग हैं, आप ही जैसे लोग हैं। और अभी जो अवधेश प्रसाद यहां से अभी हमारे बीच से बैठे हुए थे, चले गए, कि 10 वर्ष पहले ये मौका आप ना पाते, इस बात को यकीन करिए कि 10 वर्ष पहले सैयद जवाद जी 10 वर्ष पहले ये मौका ना पाते। ये आज भारत का लोकतंत्र है और ये दूरदर्शन की बैलेंस न्यूज है कि आप खड़े होकर मेरे ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं और मैं आपको मौका दे रहा हूं। अब आप शांत हो जाइए, मैं अब आपको शांत करूंगा, इससे ज्यादा मौका नहीं दूंगा, इससे
इससे ज्यादा मौका नहीं दूंगा। अब आप शांत हो जाइए विजय जी। नहीं नहीं, एक भी सेकंड नहीं भाई, ऑडियो डाउन कर दीजिए इनका। विजय जी आप बोलिए। देखिए सैयद जवाद कितने बेशर्मी के साथ बातें करते हैं। यही टीवी पे, सरकारी टीवी के ऊपर बैठ के आपके ऊपर पर्सनल अटैक किया, सरकार के ऊपर किया, मोदी जी के ऊपर किया, आरएसएस के ऊपर किया, और यही बैठ के कहते हैं कि ये आजादी नहीं है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, संस्थाओं पे कब्जा हो गया है। अरे भैया किसको, आप अपने आप को गाली दे रहे हो, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, पूरा देश हंसेगा कि आप घर आ रहे हो यहाँ बैठ के, आप विषांतर कर रहे हो, और उसके बाद में आप कह रहे हो कि भाई देखो बातें नहीं करनी दी जा रही। तो आपने देखा होगा किस तरह से जाति पूछी जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। राहुल गांधी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष कहाँ है? ये काम है। हाँ रोजगार हमने दिए कि आय दोगुनी 2022 तक कहाँ है? तो स्मार्ट सिटी पर ही बोल दीजिए। सैयद जवाद इस तरह से बीच में मत बोलिए। सैयद जवाद बीच में मत बोलिए। सैयद जवाद बीच में मत बोलिए। ये कौन सा तरीका, ये बदतमीजी है, इसको बदतमीजी कहते हैं। बीच में बोलना बदतमीजी कहते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। माइक म्यूट कर दिया है, माइक वो कराया जाएगा, माइक म्यूट कर दिया भाई, कराया ही जाएगा। सैयद जवाद अगर आप इस तरह से बीच बीच में बोलेंगे तो कराना ही पड़ेगा ना, कराना ही पड़ेगा। क्या करेंगे, मजबूरी में कराना ही पड़ेगा भाई। ये जो है, देखिए नवीन जी का माइक तो नहीं म्यूट कराया ना, नवीन जी का माइक नहीं म्यूट कराया, आपका कराना पड़ा। क्यों कराना पड़ा? क्योंकि आप उसी के पात्र हैं। शांत रहिए, ठीक है। विजय शर्मा जी, पार्टी संसद में करती है, सवाल नहीं पूछती। इनका काम है शोर मचाओ और कुछ नहीं है इनके पास, देश के लिए कुछ नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी जिसने आपातकाल लगा के कितने हजारों लोगों को जेल में डाला था, पत्रकारों को जेल में डाला था, झूठे केसों में सेंसरशिप लगा दी गई थी 38वां संशोधन करके। ये उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। बात करो ना वो। ठीक है। फिलहाल सैयद जवाद ने इस बात का जवाब नहीं दिया। स्मार्ट सिटी डिबेट नहीं करने दे रहे, बताइए। सैयद जवाद ने इस बात का जवाब अंत तक नहीं दिया। 2 करोड़ रोजगार की बात जिस दिन करेंगे सैयद जवाद आएंगे। ठीक है, नवीन दुबे के पास आते हैं। सांस्कृतिक वो है, आप मुझे बताइए। नवीन दुबे के पास आते हैं, नवीन दुबे के पास माइक ऑन कर दीजिए। करना ही पड़ेगा। अब अगर आप सबके बीच में बोलते रहेंगे तो करना ही पड़ेगा भाई। माइक बंद कर दीजिए, बड़ी मांग है, माइक ऑन कर दीजिए। मांग है उनकी माइक बंद करने की, तो करा ही देंगे। ठीक है, नवीन दुबे जी, अरे क्या कर रहे हैं, बात तो करने दीजिए। नवीन दुबे जी, ये बताइए कि ये आप लोग लगातार जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लगातार इन चुनावों में ये सामने नजर आ रहा है, चुनावी परिदृश्य अगर कुछ बदला, अब ये मत कहिएगा कि अगर नहीं हम फुल मेजॉरिटी से आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर कुछ बदला तो क्या कांग्रेस के साथ दोबारा नहीं जाएंगे? ये माना जाए कि इंडी गठबंधन टूट गया, अब दोबारा नहीं है उसमें शामिल। आप निखिल जी, विजय शर्मा जी और आप जी और डीडी न्यूज के दर्शक जी कागज निकाल के रख लें। 8 तारीख को हम बात करेंगे। 55 से ऊपर सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली में लेकर आ रही है। देखिए, आप 4% वोट लेके 4.5% कांग्रेस बैठी थी, कितना इजाफा आप मान के चल रहे? 3%, 4% और बढ़ा लेगी, बहुत ज्यादा है। आप कहीं कन्विंस कर लो। भारतीय जनता पार्टी 33 से 38 पे पहुंच गई थी, नहीं बढ़ पा रही है आगे। भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी देश के लोग है। आपको मैं बता दूं, भले आप 7 लोकसभा चुनाव, नहीं बात आपकी ठीक है, देखिए वोटर है, देखिए वोटर है, इनके मन का कोई जानता नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव में आप लोगों को एक भी सीट नहीं मिली थी। सिंगल लाइन कमेंट कर रहा हूं, सिंगल लाइन। दिल्ली की आम जनता को यह पता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर सबसे सस्ती कहीं है तो अरविंद केजरीवाल सरकार की वजह से दिल्ली में है। ये सब नहीं पूछा, फ्री मिलती है, बसें महिलाओं को फ्री मिलती है। कांग्रेस के साथ दोबारा जाएंगे कि नहीं? वोट मिलेगा जनता से आम आदमी। नवीन जी, हमने सवाल पूछा है कि कांग्रेस के साथ दोबारा जाएंगे कि नहीं, एक लाइन में जवाब दे दीजिए बस। नहीं, कांग्रेस साथ जाने को सवाल ही नहीं। हम चुनाव में गठबंधन में नहीं, तो बात की पोस्ट इलेक्शन क्या स्थितियां बनती है वो एक अलग विषय। लेकिन यानी इंडी गठबंधन टूट गया, इंडी गठबंधन टूट गया, खत्म हो गया। इंडी गठबंधन लोकसभा के लिए था, सारे नेता कह रहे हैं लोकसभा के लिए था। ठीक है, विजय शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए। विजय शर्मा जी बहुत जल्दी से। ऐसी गलतफहमी कपिल सिब्बल साहब को भी थी 2014 में, उन्होंने भी ऐसे ही आंकड़े दिए थे। भाई बीजेपी हिंदी बेल्ट के जो राज्य उनमें ही तो है, कहां से बहुमत में आ जाएगी? ठीक है, चलिए अभी चुनाव के बाद थोड़ा सा धैर्य रखें हम सब लोग।
आपकी बार आपको जनता दिखाएगी। ठीक है, चलिए 8 तारीख का इंतजार करते हैं। पहले 5 तारीख को वोट डालिए और 8 तारीख का इंतजार करिए और देखिए कि दिल्ली की जनता क्या मैंडेट देती है और उसके बाद क्या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक होते हैं या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल विजय शर्मा जी, सैयद जवाद जी, नवीन दुबे जी और अवधेश कुमार जी हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो 5 की पंचायत में जिस भी तरह से आपने देखा, लेकिन कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे दरअसल वहां पर उन्होंने एक बार भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर राहुल गांधी ने ये जो स्टेटमेंट दिया कि इंडियन स्टेट के खिलाफ वो लड़ना चाह रहे हैं, इससे उनका तात्पर्य क्या था। वो सवाल आरएसएस पर, बीजेपी पर और दूसरी जो संस्थाएं हैं उन पर उठाते रहे, बीजेपी के नेताओं पर उठाते रहे, रोजगार की बात करते रहे, मोहन भागवत की बात करते रहे, लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। और ये सवाल जब तक इसका जवाब नहीं मिलता है, लोग जरूर कांग्रेस से पूछते रहेंगे। तो 5 की पंचायत में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।